वेलकम टू मिड जी एग्ज़ाम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमने गैसियस स्टेट तक कवर कर लिया है अपना लेक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। वन ऑफ द वेरी बेसिक, वेरी इजी एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट क्या बोले इन पर्सपेक्टिव ऑफ नीट एंड JEE एग्जाम, खास करके नीट के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद से फिर आपका आयोनिक आता है, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। ठीक है, ओके। तो मैं हूँ रवि गुप्ता और हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वगैरह के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जरा हम पहले समझते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। मान लिया एक मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लिया इक्विलिब्रियम, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से कि ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक। ब्लॉक के ये जो ब्लॉक है, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, या यहाँ पे जो म्यू है वो 0 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आप पढ़ते हो फिजिक्स में ना। अभी हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर इधर से एक फोर्स लगाते हैं, कितने भी 1 न्यूटन का, 2 न्यूटन का मान लिया। तो ब्लॉक किधर की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ओके। अगर हम साइमल्टेनियसली जिस समय इस फोर्स को लगा रहे हैं, उसी समय एक और फोर्स इधर हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, वो भी 1 न्यूटन का ही। तो इधर भी 1 न्यूटन, इधर भी 1 न्यूटन, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बॉल ब्लॉक किधर मूव करेगा? आप कहोगे कि सर दोनों तरफ तो एक ही है, दोनों तरफ तो जो फोर्स लग रहा है वो तो सेम फोर्स लग रहा है। ब्लॉक तो किधर भी मूव नहीं करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा मतलब ब्लॉक स्थिर रहेगा। अच्छा, मतलब कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ब्लॉक स्टेबल रहेगा। ठीक है, ब्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसी स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये तो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, मतलब कि ये फिजिकल चीज है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, बट वही चीज अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम किसके लिए पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे केमिकल्स के लिए और केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, और इसीलिए हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें पहले हम ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम से अलग कैसे है। जैसे अभी आप एग्जांपल बताया कि पहले ये ब्लॉक पे ये वाला फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा ये ब्लॉक। ठीक है, तब ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब तो ये मूव कर सकता है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। इसका मतलब कि ये नॉन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब कि क्या नॉन इक्विलिब्रियम है। अगर इधर से भी लगा दिया तो ये कहाँ से आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं होगी, ये बिल्कुल स्थिर रहेगा, वहीं पे रुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि जितना, देखो इक्विलिब्रियम में कहने का क्या मतलब था कि जितना फोर्स आपने इधर लगाया था उतना ही फोर्स आपने इधर लगाया था, मतलब कि आप जितना इसको इधर दोगे फोर्स, उतना ही फोर्स ये आपको इधर देगा। इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल इन नेचर होगा। रिवर्स का मतलब क्या, कोई शर्ट होता है ना, आगे से भी पहन सकते हो, पीछे से भी पहन सकते हो, मतलब वो रिवर्सिबल शर्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे शर्ट जो होते हैं वो कि इरिवर्सिबल होते हैं, एक ही तरफ से पहन सकते हैं। तो सेम यही चीज़ है, लेकिन केमिकल्स के पर्सपेक्टिव में, कि यहाँ पे जो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देगा और वापस से जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, तब वो कहलाएगा रिवर्सिबल। लेकिन रिएक्टेंट से डायरेक्टली सिर्फ प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स ना किया जा सके बेसिकली। ठीक है, तो देखिए ये वही लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच नॉट ओनली द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स बट आल्सो द प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहने का मतलब है, रिएक्टेंट जिस कंडीशन में प्रोडक्ट बनाएगा, उसी कंडीशन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट अगर बनाता है, तो वैसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, उसका उल्टा जस्ट क्या, अ रिएक्शन विच कैन नॉट टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सके, एक बार बन गया तो बन गया। जैसे मिल्क से कर्ड बनाते हो आप, मिल्क से कर्ड, तो वापस से आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, क्लियर है।
अब आइस से वाटर बना सकते हो तो वाटर से आइस भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिवर्सिबल। तो कुछ केमिकल एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। CaCO3 लाइमस्टोन, ये टूट के क्या बनाता है, ये क्विक लाइम प्लस CO2 बनाता है। इन दोनों को वापस से जब आप ऐड करोगे तो ये बना देगा फर्दर क्या, CaCO3, ठीक है। ये N2O4 है, ये टूट के 2NO2 बनाएगा, 2NO2 वापस से N2O4 का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ये S क्या है, ये स्टेट बताता है, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में, क्लियर है। ओके नाउ यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, AgNO3 NaCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो AgCl ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, प्रिसिपिटेट, दही जैसा जम जाता है ये प्रिसिपिटेट, ठीक है। और ये साथ में NaNO3 वैसे ही है, ये बेरियम सल्फेट, ये भी प्रिसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो ये आपके हैं इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल, क्लियर है यहाँ तक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या हुआ, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट सेम कंडीशन के अंदर बना है। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंट से सिर्फ क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके, वन साइडेड डायरेक्शन इसको बोल सकते हो सिर्फ, ये वन साइडेड डायरेक्शन, वन साइडेड रिएक्शन है, वन साइडेड रिएक्शन या वन साइड डायरेक्शनल रिएक्शन बोल सकते हो, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए इक्विलिब्रियम का बेसिक क्या वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका चरित्र कैसा है, क्या क्या वो, क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्या क्या मान के चलना पड़ेगा, ये इरिवर्सिबल से अगर अलग है तो इसका फिर कैसा नेचर होगा आगे, ये हम पढ़ते हैं। देखो पहला कहता है रिएक्शन या फिर कोई प्रोसेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाता है जब उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो। क्या मतलब कि क्या बताया था मैंने कि अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक फॉरवर्ड मतलब ये मान लिया कि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड जितना जाएगा उतना ही अगर ये बैकवर्ड आएगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो जो रिएक्टेंट थे आपके, ठीक है, और जो आपके प्रोडक्ट थे, अब क्योंकि रिएक्टेंट जितना लेकर चल रहे थे, मान लिया 1 मोल लेकर चल रहे थे, तो प्रोडक्ट भी आपका 1 मोल बनेगा, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाना है तो रिएक्टेंट भी आपका फर्दर क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात की रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या, जब भी रिएक्टेंट टूटेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए या जुड़ेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो इसका मतलब कि वो डायनेमिक इन नेचर होंगे, ठीक है। स्टैटिक तो होंगे नहीं, रुके रुके तो होंगे नहीं ना, क्योंकि इधर से टूट के ये बनाएगा, इधर से टूट के ये बनाएगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स ऑब्वियस है कि वो वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ब्रेक होंगे, फिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये डायनेमिक इन नेचर होते हैं, स्टैटिक इन नेचर नहीं होते हैं। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम, इवन आफ्टर attaining the equilibrium, the forward as well as the backward reaction takes place but at equal speed। क्या कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद भी जितना फॉरवर्ड वेलोसिटी रहती है उतनी वेलोसिटी बैकवर्ड रहती है, वो इक्वल स्पीड पे दोनों इधर उधर चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए अगर मान लिया कि आप CaCO3 बना रहे हो, बनाते बनाते CaO बना और CO2 बना, क्योंकि CO2 तो गैस है, मान लिया कुछ CO2 उड़ गया, तो क्या फर्दर वो CO3 बना पाएगा उतना ही जितना ये बना था, नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें से तो कुछ आपने लॉस कर दिया। अभी मैंने क्या बताया था कि कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, अमाउंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन अभी तो आपने CO2 उड़ा दिया, तो ये उड़े नहीं, बच के रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर लेके चलते हैं, और एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम सारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं, क्लियर है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है कि आप इक्विलिब्रियम को किधर से साइड से भी आप करा सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन को या तो आप इधर से इधर करा लो या तो इधर से इधर करा लो, बात बराबर है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लो या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों में तो सेम ही रहना है ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन है वो इधर साइड से हो सकता है, किधर से भी हो सकता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों सेम है, क्लियर है। ओके,
देखिए, जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है उस समय आपका एक खास टेम्परेचर रहता है, मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर आप करके रखते हो और एक प्रेशर फिक्स करके रखते हो। क्यों टेम्परेचर और प्रेशर क्यों फिक्स करके रखते हो? क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलोगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर वो टकराएंगे तो फिर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा लगा, कहीं टेम्परेचर कम लगा ठीक है, तो उनका इक्विलिब्रियम वहाँ पे चेंज हो सकता है। वैसे ही प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, लिक्विफिएबल ज़्यादा होंगे, ये सब गैसेस स्टेट में लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट वहाँ पे पड़ सकता है, इसलिए हम प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स करके चलते हैं। ठीक है ना, ये एक जो लाइन है जो हम काइनेटिक्स में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को इनहेंस कर देता है, रिएक्शन के रेट को थोड़ा सा बढ़ा देता है कि जल्दी रिएक्शन हो। तो जब भी कैटलिस्ट का आप यूज कर रहे हो तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन में भी, अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, सो दैट कि आपका रिएक्शन हो सके वहां तक। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्टिव मास। ठीक है, उनको हम कहते हैं क्या? एक्टिव मास। क्या कहने का मतलब है? अभी एक एग्जांपल यहाँ से समझा देता हूँ मैं। देखो, अभी एक एग्जांपल मैंने लिया था कि देखिए CaCO3 ये टूट कर क्या बना रहा था? CaO प्लस CO2, यही बना रहा था टूट के। ठीक है, यहाँ पे जब CaCO3 आपने कुछ ना कुछ अमाउंट लिया होगा, CaCO3 का कुछ ना कुछ अमाउंट लिया होगा, मान लिया 1 मोल लिया है शुरू में, तो ये 1 मोल आपने अमाउंट पहले से ले रखा है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि CaCO3 कितना लिए हो आप, तो आप बोलोगे 1 मोल। अच्छा, मतलब कि आप CaCO3 का कुछ मास लेके चल रहे हो, कुछ अमाउंट लेके चल रहे हो। क्लियर है? तो आपने कहा कि हाँ ठीक है, ये क्या बना रहा है आपका? CaO प्लस CO2 मिलकर बनाएगा। तो यही जो मास आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए लेके चलते हो, इसी मास को हम बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास। ठीक है, ये जो मोल है अगर मान लिया लिक्विड के टर्म में हम बात करें, तो लिक्विड के टर्म में, जैसे कि मान लिया वाटर के टर्म में बात करो, तो लिक्विड के टर्म में बात करें तो आप जिसको मोलैरिटी या कंसंट्रेशन बोलते हो, ये लेकर चलोगे। मान लिया अगर गैस के बारे में बात करें तो यहाँ पे N2 प्लस H2, देखो रिएक्शन आपका बैलेंस होना चाहिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, पहले बता दे रहा हूँ मैं। इक्विलिब्रियम में आपका रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब ये गैस के लिए अगर हम लेके चले तो गैस के लिए जो एक्टिव मास होता है वो होता है इसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसका एक्टिव मास होता है। ठीक है, तो गैस के लिए, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी मैं बता दे रहा हूँ ऐसे कि आपको कंफ्यूजन हो। गैस के लिए जो एक्टिव मास रहता है वो क्या रहता है? पार्शियल प्रेशर। लिक्विड के लिए क्या? मोलर या कंसंट्रेशन, मोल्स। ठीक है, ओके, तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जरा पढ़ते हैं हम ध्यान से। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दिया था गोल्डबर्ग और वागे ने। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये साइंटिस्ट थे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है ये ज़्यादा जरूरी है। ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब कि जिस रेट से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, जिस रेट से, रेट कहने का मतलब क्या हो गया? रेट का मतलब होता है जो भी कुछ भी स्पीसीज जिसको कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, वही क्या होता है? आपका रेट होता है। ठीक है, तो जिस रेट से कोई क्या बोलता है? द रेट, वो रेट at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and hence the rate at which substance react together ये 2 बार हो गया, is react together is directly proportional to the product of their active masses। क्या है जरा ये समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मान लिया कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल a प्लस a स्मॉल b, ये आपका एक प्लस सी, ये
ये आपका प्रोडक्ट है, दिस इज योर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये लाइन बड़े प्यार से ये समझा रहा है कि देखिए जिस रेट से कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके एक्टिव मासेस का। क्या मतलब है, आगे की तरफ रिएक्शन कौन बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वाला बढ़ रहा है रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट कौन कौन है, ए है, और एक रिएक्टेंट कौन है, बी है। तो इसका जो एक्टिव मास है, अब ये डब्बा बताता है एक्टिव मास को, ठीक है। ये जो डब्बा है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्टिव मास को, ये कंसंट्रेशन के टर्म को बताता है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है ए, ध्यान से समझना, इसका जो कोफिशिएंट है ए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के एक्टिव मास के ऊपर चला जाता है। इसका जो कोफिशिएंट है बी ये यहाँ चला आएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो था ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए था। हम बात करें अगर यहाँ पे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्रोडक्ट का, क्योंकि वो पीछे की तरफ आएगा ये वाला वापस से बन के प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ पे जो इसका एलिमेंट है सी उसका कोफिशिएंट का पावर सी, यहाँ जो एलिमेंट है डी उसका कोफिशिएंट का पावर डी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सबके सब एक्वस फेज में है, ठीक है, लिक्विड फेज में, इसलिए यहाँ पे हमने एक्टिव मास कंसंट्रेशन लिया। अगर ये गैसेस में, ये लिक्विड है, लिक्विड या एक्वस, अगर ये गैस में रहता तब एक्टिव मास हम प्रेशर मान के चलते, पार्शियल प्रेशर पी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन करता है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन करता है। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस के, उसका पावर रहता है उस पर, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का हो गया, ठीक। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन, ये लिक्विड के लिए है या एक्वस के लिए। गैस के लिए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। ये चीज़ समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिर आप समझ लो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, देखिए अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कितने तरह के केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं ये टाइप हम पढ़ रहे हैं अभी। आज बिल्कुल बेसिक है एकदम, धीरे धीरे से बेसिक पढ़ेंगे अभी आज। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ डेरिवेशंस वगैरह है, ठीक है, डेराइव करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो नाम से पता चल रहा है होमो मतलब क्या, एक जैसा, और हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है आपके पास, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का अगर फेज सेम है तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, होमोजीनियस है। यहाँ देखिए ये लिक्विड में है, ये प्रोडक्ट लिक्विड, ये भी लिक्विड, इसका मतलब कि ये रिएक्शन कैसा है, होमोजीनियस रिएक्शन है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट का जो फेज है सॉलिड फेज में है, प्रोडक्ट का जो फेज है ये एक्वस फेज में, दोनों का फेज अलग हो गया, डिफर हो गया, इसका मतलब कि ये हेट्रोजीनियस है। यहाँ भी ये सॉलिड था, ये गैस था, और यहाँ पे ये सॉलिड, मतलब सॉलिड गैस यहाँ पे है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे सिर्फ सॉलिड है, तो ये भी आपका डिफर हो गया। तो ये भी आपका क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अभी देखिए ये जो हमने पढ़ा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसका एक प्रीफेस आप देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, इसको जूम करके देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी क्लियर तरीके से हम देखेंगे, ठीक है, डेरिवेशन के साथ। ये कुछ के का टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये के का टर्म, के का पी का टर्म, एक्स का टर्म, ये सब चीज़ क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला टर्म पढ़ा था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद रेट कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के, ठीक है। तो ये सब का डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है, डेरिवेशन पूरा। तो नेक्स्ट क्लास हमारा बेस्ड रहेगा पूरे डेरिवेशन पे। आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें बेसिकली आपको एक आइडिया लगना था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। चलो।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम डेरिवेशन वगैरह पढ़ेंगे और कुछ कुछ इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।